हेलो स्टूडेंट्स। हमारे इस यूनिट नंबर 4 केमिकल किनेटिक्स का हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। लेक्चर 1 बिल्कुल बेसिक था, थोड़े से न्यूमेरिकल किए थे, कुछ टर्म्स की थी। और एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि चाहे किसी स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो, चाहे किसी अपने CBSE बोर्ड का, सेंट्रल बोर्ड का सिलेबस हो, हम लोग NCERT को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो NCERT के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने चलना है। NCERT के अकॉर्डिंग ही हम लोग ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, NCERT के अकॉर्डिंगली हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, फाइनली जब एग्ज़ाम हम अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें जो कन्फ्यूज़न नहीं होता कोई भी। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई भी सिंबल नहीं यूज़ करना, ना ही उसको किसी भी ऐसा सिंबल यूज़ करना ताकि हम लोग एग्जामिनेशन में पेपर अटैम्प्ट करते हुए कन्फ्यूजन हो। ठीक है, क्योंकि NCERT बेस्ड ही सब कुछ आ रहा है, JEE मेन भी, नीट भी, और जो एम्स का पेपर था वो भी नीट में ही मर्ज हो गया। इवन एडवांस तक के सारे सिंबल इसी में यूज़ होते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक NCERT नहीं ली वो NCERT लेके पढ़ो। दूसरे नंबर पे नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लो और उस चीज़ को अंडरलाइन करके स्क्रीन पे पढ़ लो। ठीक है, ओके। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। हमने NCERT के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट चलने हैं और उसी को ही हम लोग एलेबोरेट करके आपको समझाएंगे। जो लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराए थे वो NCERT के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे, तो आज भी हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो राजे जो हमारा आज के इस लेक्चर का प्लान है वो देख लो क्या है। हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। ये दो टर्म्स हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। उसके लिए मैंने दो ग्राफ भी बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन करने हैं। ये कोई 5-6 फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। उससे पहले हमने क्या काम करना, उससे पहले हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके बेस पर जो रिएक्शन की टाइप है वो 3 टाइप की होती है। देखो जी, आज का हमारा पहला टॉपिक लिख लो, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड के अकॉर्डिंगली। अब कई बार बच्चा सोचता है सर ये कौन सा बेसिस हुआ, ये बड़ा सिंपल सा बेसिस है, रेट फास्ट, रेट स्लो, रेट मॉडरेट। ठीक है, तो इसमें पहले ये लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा ऐसे, फास्ट रिएक्शंस कौन सी हैं। अब देखो फास्ट रिएक्शन तो वही होंगी जो बहुत कम टाइम लेती हैं। लिखो जी, कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत कम। मतलब जो हम लोग जैसे dt यूज करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻² से लेके -16 सेकंड तक हो, बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। ये कौन सी रिएक्शंस होती है, जैसे आयनिक रिएक्शंस है। कौन सी? आयनिक रिएक्शन। जैसे मान लो मैंने NaCl को पानी में डिसॉल्व किया, उसके आयन फ्री हो गए माइनस+, उसमें मैंने AgNO3 डाल दिया, ये लो, वो भी एक्वस माइनस+, और जब मैंने इसको ऐड ही किया तो बिना टाइम लैग के बहुत कम टाइम में डालते ही इसका मतलब इमीडिएटली आपको AgCl का प्रेसिपिटेट दिखा और साथ में NaNO3। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं, और इसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन? लिख लो, इनके रेट ऑफ रिएक्शन निकाले नहीं जा सकते। इनके रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बहुत मुश्किल है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। तो लिख लो इसमें, क्या लिखो, देयर रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड इजली। इनके रेट ऑफ रिएक्शन इजीली डिटरमाइन नहीं होते। ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन इस चैप्टर में, मतलब फास्ट रिएक्शन का बहुत कम रेफरेंस आएगा। चलो जी, ये नोट कर लिया आपने फास्ट रिएक्शंस का। बी, ये लो बी लिखा। बी में मैं लिखूंगा स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस जो कंप्लीट होती है लॉन्गर टाइम में, कंप्लीटेड इन लॉन्गर टाइम। अब लॉन्गर टाइम में क्या आता है? लॉन्गर टाइम में तो क्या आता है? लॉन्गर टाइम में तो आते हैं फ्यू डेज,
या मंथ्स। आप सोचोगे सर ऐसी भी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एक एक महीना लग देती हैं कंप्लीट होने में। यस, आपको लिख के दिखाता हूं कौन कौन सी लेती हैं, डेज लेती हैं। है बहुत सारे रिएक्शंस, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन बोलते हैं वैसे इसको। ये कई दिन लेती है, मतलब महीना। एक आयरन की कोई चीज बाहर पड़ी है, उस पर मॉइस्चर आया, उसके साथ में एयर कांटेक्ट में आई, कुछ सॉल्ट आए कांटेक्ट में, रस्ट लगनी शुरू हुई। कई दिन तक बाद में उसको रस्ट लगी, 2 महीने, महीने के बाद। इवन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सुक्रोज, स्टार्च, इसमें बैक्टीरिया ऐड होते हैं और बाद में इससे इथेनॉल बनता है डिस्टिलरीज में। ये भी महीना महीना लेती हैं, 10 दिन 15 दिन, ये 2-2 महीने तक भी खत्म बहुत होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड भी करती हैं। तो ये कौन सी होगी, स्लो रिएक्शन। अब देखिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना भी बहुत मुश्किल है, कौन वेट करे इतना दिन, ठीक है ना। लैब में सीजन चेंज हो जाते हैं, फैक्टर चेंज हो जाते हैं, फिर आप वो नया रेट आएगा, तो ये भी मुश्किल है। देखो जी, देयर रेट इज ऑल्सो नॉट करेक्टली डिटरमाइंड बिकॉज विद टाइम सम कंडीशन चेंज। सी देखते हैं, सी क्या है, मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट, वैसे बेसिकली ये वाला चैप्टर मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बना है, मॉडरेट रेट के लिए, ठीक है। इसमें जो पिछले वाले में सेकंड वाले लिख लो, देयर रेट ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज विद लॉन्गर टाइम कंडीशन चेंज। सी लिखिए, मॉडरेट रिएक्शन। अब इनमें क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन फ्यू मिनट्स और आवर्स, मिनट्स आवर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, देखो अपने पास C12H22O11 है, आपने इसका हाइड्रोलाइसिस किया एसिडिक मीडियम में, ये सुक्रोज है, इससे बना C6H12O6 और दूसरा भी यही बना O6। एक इसमें ग्लूकोज है और एक इसमें फ्रक्टोज है। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। ये कोई आर्स में खत्म हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, वन मोर एग्जांपल, वो भी लिखता हूं, ये मॉडरेट रिएक्शन है। फिर बार बार बोलता हूं, केमिकल किनेटिक्स ऐसी रिएक्शंस के लिए चैप्टर डिजाइन किया गया, ऐसी रिएक्शंस के लिए। एक और है, कौन सा, CH3COO C2H5, ये एस्टर है और अपने इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, एसडी करना है। देखो बेसिकली ये रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में आती है, पर अपने क्या करना, अभी तो हम प्रोडक्ट का ही ध्यान रखेंगे, C2H5OH, एस्टर को एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट करना, ये C2H5 अल्कोहल बना। इसको भी ऐसे बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। वैसे इसके लिए एक और बेस्ट टर्म बनी है, डीएस्टेरिफिकेशन। ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ोगे, डीएस्टेरिफिकेशन, एस्टर का टूटना, उल्टा इधर को एस्टेरिफिकेशन। ये दोनों की दोनों क्या है, मॉडरेट है। नीचे की लाइन लिखो, देयर रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इजीली डिटरमिन्ड बिकॉज द टाइम कैन बी मेड। घड़ी से टाइम नाप सकते हो, 10 मिनट 20 मिनट क्लॉक लगा सकते हो जब आप एक्सपेरिमेंट लैब में करते हो। तो मतलब मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स हमने इस पे अप्लाई किए हैं। ये बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी इजीली। तो शुरू में हमने क्या किया, टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड के अकॉर्डिंगली
कितने टाइप के हैं सुन लो फिर, 3 टाइप के हैं। बोलिए कौन कौन से 3 टाइप के? वेरी फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रेट ही नापा जाता। वेरी स्लो, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीना, यार कौन वेट करे। वेरी स्लो। मॉडरेट, यस, हम सुबह लैब में गए, कुछ केमिकल ऐड किए और शाम तक रिजल्ट आके हमने क्या किया, रिजल्ट तैयार करके बता दिया कि ये फैक्टर्स है, ये मॉडरेट है। इस तरीके का हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, मॉडरेट वाला। सही है, ओके। ये छोटे छोटे आज ऐसे बेसिक टर्म्स हमने करनी है, क्योंकि हर चैप्टर के शुरू में उसके बेसिक्स चलते होते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं कि ग्राफ कैसे आएंगे। लो जी, ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स में बेसिकली अपने क्या करना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। ऐसे लिखो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ओके। जैसे मैंने ऐसे लिखा, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन चेंज ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उधर भी ग्राफ बने हुए हैं, इधर है कंसंट्रेशन और इधर है टाइम। और टाइम ध्यान रखना सेकंड में ही लेना है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, ऐसे यूनिट है। यहां पर R लिख लो, R के साथ P लिख लो, T इज इक्वल टू 0 लिख लो, और ये वाला मैक्सिमम लिख लो, ये वाला मिनिमम लिख लो। T हमने इन्फिनिटी लिखा और ये 0 लिख दिया, खत्म। ये वाला मैक्सिमम लिख दिया। ऐसे कई बार ऐसे भी आता है, मान लो हमने T2 लिखा, ये मैक्सिमम वाला हमने C0 लिखा, C0 में से x माइनस करोगे, ठीक है, चाहे अपने पहले T1 कर लेते हैं। यहाँ x1 आएगा, ये वाला x1 आएगा। मान लो मैं टाइम T2 लिखा, ये C0 में से x2 माइनस होएगा और ये वाला भी x2 बनेगा। समझ आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, हो यस। अब मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ में यहाँ कंसंट्रेशन है, यहाँ टाइम है। कंसंट्रेशन आता है मोल पर लीटर में। बहुत बार ऐसे अकेला m लिखा मिलेगा आपको। क्या लिखा मिलेगा? अकेला m। एक चीज देखो यार, टाइम के साथ रिएक्टेंट तो यूज हो रहा है, रिएक्टेंट यूज हो रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो नेगेटिव स्लोप हो गया। ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। अब सोचोगे सर स्लोप क्या होता है? वैसे स्लोप इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। थीटा क्या है? थीटा है विद द एक्स एक्सिस ऑलवेज। ये थीटा कहां से निकालोगे? थीटा क्या है? इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, ऐसे। ये वाला थीटा, ये वाला थीटा यहां जाएगा, ये एक्स एक्सिस है ना। तो क्योंकि जो टेन है वो 90 से ग्रेटर है, तो उसका टेन करोगे तो अपने अपनी माइनस में आएगा। मतलब जो भी स्लोप आप निकालते हो, ठीक है, नेगेटिव स्लोप निकालते हो, तो जो स्लोप निकालोगे आप वो टेन थीटा निकालोगे। ठीक है, चाहे ये माइनस मत लगाओ, अपने आप ही टेन थीटा माइनस आ जाएगा। ठीक है, ओके। मोस्टली इसको नहीं लगाते, क्योंकि माइनस नेगेटिव स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा में थीटा ये वैल्यू पुट करोगे, अपने माइनस आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ बातें नोट करते हैं। क्या नोट करेंगे? नीचे लिखो ऐसे ही। वो ये लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज इफ टाइम इंक्रीज, और इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा
और वो हम लोग टेंजेंट से निकालेंगे टेंजेंट, जैसे किसी पॉइंट को पकड़ लिया उससे निकाल लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? किससे निकालेंगे? टेंजेंट से निकालेंगे और ये नेगेटिव आएगा। पक्का? एक लाइन लिख ली। चलो एक चीज और दिखाऊंगा। मुझे बताओ रिएक्टिव कंसंट्रेशन तो कम हो रही है, पहले x1 कम होगी फिर x2 कम होगी, वो तो कम हो ही रही है। ठीक है, चेंज हो रही है। और वो रिएक्टेंट जा किधर रहा है? वो तो x1 जितना रिएक्ट करेगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। ये प्लस हो रही है, ये प्लस हो रही है, उसमें जा रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ऐसे। इसका मतलब ये वाला जो कर्व है ये प्रोडक्ट के लिए है, और ये जो कर्व है ये रिएक्टेंट के लिए है। चलो करो नोट, रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट तो बढ़ेगा। रिएक्टेंट कम होता 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 मिनिमम हो जाएगा 0, और उस टाइम इन्फिनिटी आएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये जो मैक्सिमम है ना, ये C0 के बराबर ही आएगा, क्योंकि तो जितना रिएक्ट कर गया। वो अलग बात है, इसके कोएफिशिएंट बराबर है। अगर यहाँ पर 2 आता है, ये 2C0 आ जाता। C0 मतलब 0 पे कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आगे भी चलता रहना। तो यहाँ पर एक लाइन नीचे लिखेंगे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये इंक्रीज हो रही है इफ टाइम इंक्रीज, जैसे इंक्रीज ऊपर को, इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव। वो भी हम ऐसे टेंजेंट ड्रा करके, ऐसे टेंजेंट ड्रा कर लोगे तो टेंजेंट से निकालोगे। चलो निकालेंगे टेंजेंट से, स्लोप हमने टेंजेंट से ही निकालना है। उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो आप लोगों ने ये चीज इस तरीके से देखी, ऐसे ऐसे देखी, और ये आप ऐसे कर लोगे, इसका थीटा ऐसे निकाल दोगे, समझ रहे हो ना? वो उसका हम लोग टेंजेंट निकाल लेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, इट इज क्वाइट इजी। तो हमने ग्राफ में एक चीज शो की है। क्या चीज शो की है? हमने ये शो किया है कि इस ग्राफ के 2 कर्व होते हैं, कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कमी होनी है टाइम के साथ, टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और टाइम ज़्यादा होगा तो वो भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में चेंज होता है। दोनों के स्लोप मैंने यहाँ लिखवा दिए, ये स्लोप दोनों के लिखवा दिए मैंने। और ये सारे अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ एक चीज़ और नोट कर लो, लिखो जी, इफ प्लॉट जिसमें C वर्सेस T फॉलो स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करे, y इज इक्वल टू mx प्लस C, ऐसे फॉलो करे, स्ट्रेट लाइन फॉलो करे, तो बच्चे इसमें ये ध्यान रखना, इस y एक्सिस में हमने कंसंट्रेशन लेना, x एक्सिस में हमने टाइम लेना। यहां पर अगर माइनस आ गया तो ये फॉर रिएक्टेंट है, और इसका जो माइनस m है वो नेगेटिव स्लोप है। और अगर y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स प्लस सी आ गया, y हमने कंसंट्रेशन रखा, ये हमने टाइम रखा, और ये किसके लिए है? फॉर प्रोडक्ट्स के लिए। और इसमें ये जो m है वो प्लस स्लोप आएगा, और इधर चाहे कोई भी है, इधर जो c है, ये वाला c, कई बार आई भी लिख देते हैं, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट होता है ये विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होता है, और जो स्लोप होता है, स्लोप, ये जो स्लोप होते हैं ये होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, टेंजेंट के हिसाब से निकलते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस होते हैं, और ये विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होते हैं, ये ध्यान रखना आपने। तो ये मैंने 2 बातें आपको स्ट्रेट लाइन के कर्व के लिए बता दी। और आपने देखा कर्व जो है पैराबोलिक कर्व है, और हमने इसको स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट से कवर कर देना,
और टेंजेंट से करोगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। बस ये ध्यान रखना, माइनस आया तो रिएक्टेंट के लिए ये माइनस एम, और प्लस आया तो किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। ओके डन। यहां मैं इसको फ्रीज करता हूं, नोट कर लो। ओके डन है। अच्छा, कई बार ऐसा जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ सेम है या डिफरेंट है। लिखो जी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एंड रेट वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ कैसा है। सुनो ध्यान से। लो बच्चे, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखनी है अपने। रिएक्टेंट का तो ऐसे ग्राफ होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, ध्यान रखना। ये टाइम है। एक चीज और ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सुना है, रिकॉल करो कब सुना है। ये हमने सुना है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने केमिकल इक्विलिब्रियम सुना है। लॉ ऑफ मास एक्शन उसमें ऐसे सुना हुआ है, मान लो ए ऑफ ए है तो यहां पर प्रोडक्ट बना, तो इधर जो रेट है वो के ए की पावर ए, तो यहां पर क्या हो गया, जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम रिएक्टेंट का, रेट वर्सेस टाइम, और लिख लो सेम ग्राफ आता है, सेम नेचर ऑफ ग्राफ आता है, मतलब नेगेटिव स्लोप का ही आता है। टाइम से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कम होती है, नेगेटिव स्लोप, और अगर आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कम कर दी, रेट भी कम होगा, वो भी नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब हम लोग इसी कर्व के ऊपर ही सुपरइम्पोज करके ये कर्व बनाएंगे, इसी को हम बोल सकते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ भी है, ये भी नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। तो मतलब बेसिकली हमने इन चीजों का ध्यान रखना, मतलब रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ सेम होता है। चलो यहां लिखो, लिखो जी, प्लॉट बिटवीन change in concentration of reactant versus time and rate of reaction versus time always of same nature, both are negative slope, दोनों के नेगेटिव स्लोप होते हैं, दोनों के नेगेटिव स्लोप होते हैं। लो जी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ और रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ एक ही जैसा होता है, दोनों के नेगेटिव स्लोप होते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम से कम होती है रिएक्टेंट की, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे करता है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम होगा, और ये कॉन्टिन्यूसली कम होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली इनफिनिटी पे चलता है, इनफिनिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके गुड, मजेदार कॉन्सेप्ट है, दो चीजें पैरेलल चलती हैं। चलो ये हमने एक छोटा सा टॉपिक है, ये सब प्लॉट्स हैं, ग्राफ हैं। अभी मैंने ग्राफ का सारा सिस्टम शुरू किया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, आपस में ग्राफ को मैच करना, उनके स्लोप को एक्सप्लेन करना, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये चीजें सारी शो करनी, तो ये हमने अभी खत्म की है। चलो जी, अब देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, उनको एक्सप्रेस करने के एक तो दो तरीके देखे थे, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हमने कर लिए, एक में माइनस एक में प्लस लगाते हैं। लेकिन यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन आगे फिर दो टाइप के होते हैं, वो टाइम स्पैन के बेस पर। लो जी, नया टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल
द रेट आर ऑफ टू टाइप्स। चलो जी, लिख लो ए, लिख लो बी। एक को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, और एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी शुरू में हम लोग इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। चैप्टर जब मिड में पहुंच जाएगा तो हम इस इंस्टेंटेनियस को आगे इंटीग्रेशन करके उसको एवरेज में कन्वर्ट कर देंगे। इतना लिखवा देता हूं, इसमें लॉन्गर टाइम पीरियड होता है और यहां पर इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल होता है। मतलब इधर dt यूज करते हैं, इधर डेल्टा t यूज करते हैं, ये फर्क है। टाइम स्पैन इज वेरी स्मॉल, दिस वेरी स्मॉल, few seconds. Time span is overall that we started the reaction before 1 hour and we are considering the concentration in 2 hours. This is only 10 second, 20 second, 1 minute, smaller time interval. Okay, how we express this? Yes, average, instantaneous. दोनों में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। इसको लिखो पहले, फिर इसको लिखते हैं। पहले एवरेज लिखते हैं। चलो लिखो एवरेज, एवरेज रेट, ठीक है। चलो जी लिखते हैं एवरेज रेट। लो बच्चे, पहले ए लिखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी बताता हूं कैसे। देखो यहां पर आर है, प्रोडक्ट पी में चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर टाइम टी 0 है, बिल्कुल सही। ये वाली कंसंट्रेशन C0 है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये अभी बना ही नहीं है, सही बिल्कुल, ओके डन। इसके बाद टाइम T1 आ गया और यहाँ पर X1 रिएक्ट कर गया C0 में से, चेंज तो यही हुआ ना, ये X1 बन गया। इधर टाइम T2 है, ये इसमें से X2 रिएक्ट कर गया, ये वाला X2 बन गया। ओके, सुनो ध्यान से क्या है इंपॉर्टेंट चीज। यहां पर हम ऐसे लिखेंगे कि जो रेट है, एवरेज रेट, एवरेज रेट वो कैसे लिखा जाएगा? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, इसके आगे माइनस लगाना हमने। ये एवरेज रेट है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे, क्योंकि इसमें टाइम स्पैन बहुत है। टाइम स्पैन आप सोचोगे सर कहाँ शो किया? ये देखो यहाँ पर शो किया हमने इस ग्राफ में। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है, ठीक है, और बेसिकली T1 टाइम पे कंसंट्रेशन x1 थी, ये देखिए x1 थी। ये तो टाइम T0 है ना, और ये तो इन्फिनिटी पे जाके C0 हो गई। T0 पे तो C0 है, ध्यान से नोट करो। टाइम बढ़ा T1 और ये x1 कंसंट्रेशन होगी, चाहे रिएक्ट कर लो। उसके बाद ये T1 से T2 चला गया, T2 से यहाँ पर ऐसे x2 आ गई, ठीक है। x1 बढ़ा, x2 माइनस आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे। बट T2 बढ़ा T1 से, तो T2 माइनस T1 तो प्लस ही आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे, ओवरऑल माइनस आएगा। ये लिख दिया मैंने, इतना जरूर है। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं? माइनस लिख के ना, ये डेल्टा का साइन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में चेंज, और यहाँ पर T लिखा, ये रेट ऐसे लिखते हैं। ये एवरेज रेट होता है। सुनो इसका फर्क क्या है। यहां पर क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन इन लॉन्गर टाइम इंटरवल, कई बार इसको ओवरऑल भी बोल देते हैं, ओवरऑल चेंज, मतलब काफी टाइम पीरियड बढ़ा है। जैसे सपोज ये 0 के बाद 5 आया, या 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, तो गैप काफी है, ठीक है।
तो ये एवरेज है, एवरेज। बस एक चीज ध्यान रखो, एवरेज लॉन्गर टाइम इंटरवल होता है। और ये रिजल्ट सही नहीं देता, इससे रिजल्ट नहीं सही मिलते। क्यों नहीं सही मिलते? क्योंकि इस ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन हम टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि रेट रेगुलरली डिक्रीज होता है तो हम लोग एवरेज रेट पे रिलाई नहीं करते। लिखो जी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिलायबल, ठीक नहीं है, बिकॉज द रेट चेंज कॉन्टिन्यूसली विद टाइम। लिखो जी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिलायबल, we can't have an accurate value of the numericals. If we calculate the average rate of reaction, the information will be incomplete with respect to the nature of reaction, because the rate continuously change with time, continuously change with time. तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग उस पर इंस्टेंटेनियस लेते हैं। ओके, बी, चलो जी बी लिखते हैं। यहां लिखो इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंट। और इसके नीचे लिख लो फॉर अ मोमेंट, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, फॉर ए मोमेंट, ठीक है। ये इसकी ज्यादा, ये ग्राफ सीधे फॉर्मूले लिखूंगा मैं। लिखो जी, व्हेन टाइम स्पैन इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, that is fraction of time, fraction of time। उस fraction of time को हम ऐसे बोलते हैं dt, small time, small a moment, and change in concentration also very small, very small, then क्या होगा, then तो इंस्टेंटेनियस ही होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में ऐसे लिख लो, इंस्टेंटेनियस, उसका भी फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ठीक रखना, इंस्टेंटेनियस रेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में लिखूंगा माइनस dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, ऐसे लिख दूंगा माइनस डी आर डिवाइडेड बाई dt। प्रोडक्ट लिखना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आप प्रोडक्ट में लिखोगे तो यहाँ लिखोगे प्लस dx बाई dt, और यहाँ प्लस लिखे डी पी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई dt इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ठीक हो गया। लो जी, फ्रैक्शन ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस और लॉन्गर टाइम, हाँ जी क्या करेंगे, लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लॉन्गर टाइम है तो इंस्टेंटेनियस एवरेज लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। लो जी, तो ये चीज हमने एवरेज और इंस्टेंट लिखी, नीचे लिख लो वैसे बेटर इंस्टेंटेनियस ही होता है। लिखो जी, इट इज बेटर टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट। लिखो, इट इज बेटर टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज बेटर टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस। और अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस आ जाए, ये देखो, ये पहले ये ग्राफ है, मैं आपको एक वैसे सिंपल सा हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, वो टेबल बना दूं, ये लो टेबल। उन्होंने ये बोला हुआ है कि C4H9Cl ये ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका वाटर से हाइड्रोलाइसिस किया, C4H9OH बना और साथ में HCl बना, और ये एक रिएक्शन, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, मतलब Cl की बजाय वो है। वैसे नॉलेज के लिए अगर बोलूं तो ऐसे इस टाइप से, यहाँ Cl था, ये H2O है, और ऐसे ही इधर OH लग गया और HCl, ये सारी +2 के हेलोकेन में रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, देखो थोड़े थोड़े वो चीजें हमें जरूर करनी है, ऐसा ना हो बाद में हमें प्रॉब्लम आए।
यहाँ पर है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर और इधर है टाइम इन सेकंड। जो जो इन्होंने वैल्यू दे रखी है, जैसे शुरू में इन्होंने टाइम 0 दे रखा है, 0 सेकंड मतलब इनिशियली, फिर यहाँ पर इन्होंने 50 सेकंड दे दिए, फिर इन्होंने 100 सेकंड दे दिए, फिर इन्होंने 150 दे दिया, यहाँ फिर इन्होंने 200 दे दिया, फिर इसके बाद 300 दे दिया, ठीक है, फिर इधर 400 दे दिया, ठीक है। ये इन्होंने टाइम दिया और कंसंट्रेशन शुरू में इसकी 0.1 थी मोल पर लीटर और इधर 0.0905, फिर 0.08082 लिखा हुआ है, फिर 0.074, फिर 0.0671 और फिर आगे 0.0545 और एंड में 0.0439। ये चेक कर लेना, एनसीईआरटी के इंटेक्स में ये इन्होंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें देखो ये एग्जाम्पल 4.1 है, यहाँ ये दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल 4.1 है ऐसे, ठीक, ओके। ये बोलते हैं एवरेज निकाल के दिखाओ, नो प्रॉब्लम। लो ये एवरेज तो वेरी सिंपल कि आपने x2 माइनस x1 निकालना और इधर t2 माइनस t1 निकालना और उससे निकल जाएगा माइनस डेल्टा x, जो भी ये कंसंट्रेशन r की है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये निकल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखो, ये एवरेज हमने कैसे निकालना है। मान लो आपने इसको t1 ले लिया और यहां तक आपने t2 ले लिया, 300 में से 0 निकाला, 300 आ गया ना 300, और 0.0545 में से 0.1 किया तो माइनस आएगा, ये बड़ी वैल्यू है, ये माइनस प्लस हो जाएगा अपने आप तो निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एवरेज हुआ। तो हमने क्या करते हैं हम लोग इस तरीके से, जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू लिख दी, तो इधर भी मैंने ऐसे किया 1 2 3 4 5 6 7 लिख दी। तो सारे जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाए, ये बेसिकली एक ग्राफ का नेचर शो करते हैं, इस टेबल से बनी हुई है। और अगर मुझे इसका देखो, इससे मैं एवरेज तो निकाल सकता हूँ, एवरेज मीन्स बड़ा पीरियड, ये वाला ज्यादा कंसंट्रेशन। अगर मुझे इंस्टेंट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम लेना, इधर उस फ्रैक्शन में कंसंट्रेशन देखनी है और उसका मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और उस टेंजेंट के अकॉर्डिंगली मैं उसका वैल्यू निकालूंगा। ये बात समझ गए ना। तो ये चीजें हमने टेबल में की हुई हैं, एवरेज से इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस से एवरेज निकाल सकते हैं। बस इतना जरूर है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस दिया हो तो हम लोग इस dt और dx का इंटीग्रेशन करते हैं और वहां पर टाइम लिमिट लगी होती है t1 से लेके t2 तक और c1 से लेके c2 तक। तो वो हम लोग आगे जाके ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी का ही वो एवरेज देगा, ओवरऑल देगा, ठीक है। अभी हम लोग यहीं रुकते हैं, ये आगे काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, टेबल मैंने वैसे ही बनाया समझाने के लिए कि हमें ऐसे ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन भी करने हैं, उसको एनालिसिस भी करना है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाला हूं, लिखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लो जी, टॉपिक है ऐसे लिखना और हेडिंग लिख लो, हाउ जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस will be equal to rate of appearance। जब मैं डिसअपीयरेंस लिखूंगा तो इसमें रिएक्टेंट होता है, जब मैं अपीयरेंस लिखता हूं तो इसमें प्रोडक्ट होता है, इसमें, ठीक है। समझ लो ध्यान से। देखो ये एक टॉपिक ऐसा है, क्या कभी डिसअपीयरेंस अपीयरेंस के बराबर हो सकता है? आंसर हो सकता है जब दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो। लिखो जी केस 1, इफ
कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर सेम, देन ये जो माइनस डी आर डिवाइडेड बाय डी टी है, इट विल बी इक्वल टू प्लस डी पी डिवाइडेड बाय डी टी। तो होगा कोफिशिएंट सेम है तो उसमें क्या है, एक मोल जैसे बहुत बार ऐसे मिलेगा आपको, ए चेंज इनटू बी, 2x चेंज इनटू 2y, 4p चेंज इनटू 4q। ये तो इन केसेस में तो ऐसे ही होता है, एक मोल रिएक्ट किया एक बना, दो मोल रिएक्ट किए दो बना, चार मोल रिएक्ट किए चार बना। अब बात ये समझो, क्या हर बार ऐसा हो सकता है कि इसके कोएफिशिएंट सेम हो? इफ कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट, ये है इंपॉर्टेंट चीज। चलो, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट डिफरेंट हो फिर क्या करना है हमें? फिर तो बराबर हो ही नहीं सकता। फिर हम एक ट्रिक ढूंढेंगे, ट्रिक सिखाऊंगा तुम्हें। लो जी, वो ट्रिक क्या है, सीखो वो ट्रिक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो ट्रिक तुम्हें सिखाने वाला हूं। लो जी, पहले ऐसे नहीं, पहले आराम से समझाऊंगा। लो जी, कैसे समझाऊंगा, देखिए 2a है चेन इनटू प्रोडक्ट, या बी लिख लो, बी, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि इफ 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट इन dt या t टाइम, जो भी मतलब 2 मोल या कोई भी 2x, ठीक है, t टाइम, देन 1 मोल ऑफ b अपीयर, 1 मोल ऑफ b अपीयर। इसका मतलब जो रेट ऑफ अपीयरेंस है वो डिसअपीयरेंस का आधा है, समझ लो, डिसअपीयरेंस का आधा है। 2 है, इसके 2 रिएक्ट करते उसका 1 करता है, अब 1 तो 2 का आधा ही हुआ, डिसअपीयरेंस ज्यादा हुआ, अपीयरेंस कम है। ये बातें नोट करो, ऐसे नोट करो कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो ग्रेटर है किससे? रेट ऑफ अपीयरेंस से। वो तो सामने है यार, ये 2 मोल डिसअपीयर हो रहा है, वो 1 बन रहा है, मतलब 2 खत्म हो गए, डिसअपीयर हो गए ज्यादा, अपीयर तो 1 ही हुआ। ऐसा भी लिख सकता हूं, समझना ध्यान से आपने, ऐसा भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं कि जो इसमें रेट है डिसअपीयरेंस, ठीक है, डिसअपीयरेंस, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जो रेट ऑफ अपीयरेंस। ये सही है, बिल्कुल सही है, सुनो ध्यान से। अच्छा, ये 2 गुना है अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस का डबल करोगे तो इसके बराबर बनेगा, क्योंकि ये 2 गुना है। इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, तो मुझे इससे 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये 2 बनेंगे। अगर मैं ऐसा बोल दूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाई 2 यहां ले आया, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, तो भी सही है। इस चीज को एक बार वॉच करो। ओके, एक बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई? अगर हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को इक्वल करना रेट ऑफ अपीयरेंस के, तो जो उसका कोएफिशिएंट है ये डिवाइड करना है। ओ वेरी गुड, 2 नीचे आना है, ठीक है, बिल्कुल सही। एक एग्जांपल और देता हूं, पहले ये लिख लिया मैंने, आपको बता दिया, अभी एक और बताता हूं, ठीक है। लो बच्चे, एक एग्जांपल और करते हैं। क्या? 3x gives 2y, समझ रहे हो? ठीक है, तो मुझे यहां पर
ये 3 मोल इसका डिसअपियर हो रहा है और 2 मोल इसका बन रहा है। मैंने तो अभी एक लाइन बोली, डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पर जो रेट आएगा वो इक्वल होगा -1/3 डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू, ये प्लस आएगा 1/2 डी वाई डिवाइडेड बाय डी टी। लिख लो, कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है, जनरल भी लिखते हैं, कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है, जनरल लिखो। कोई एक अपने पास जनरल रिएक्शन है, बहुत आएगी, कैसे आएगी? A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B gives X मोल ऑफ X, Y मोल ऑफ Y, जनरल रिएक्शन। पहले देख लो, A कैपिटल B कैपिटल, इसमें रिएक्टेंट हैं, स्मॉल a स्मॉल b ये इसके कॉफिशिएंट्स हैं, कैपिटल X कैपिटल Y इसके प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल x स्मॉल y इसके कॉफिशिएंट्स हैं। सुनो, रेट इज इक्वल टू -1/a dA डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू -1/b dB डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू प्लस। कई बार बच्चे पता कैसे, सर यहाँ प्लस लगा था तो आपने यहाँ इक्वल को लगाया। बेटे हमने तो रेट ऑफ रिएक्शन इन एनी ऑफ द रिएक्टेंट इकट्ठे थोड़ी शो करने हैं, जा तो इसकी टर्म में लिखोगे या इसकी टर्म में लिखोगे, जा इस प्रोडक्ट की टर्म में या सेकंड प्रोडक्ट टर्म में, सारे अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है सब। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे यहाँ प्लस लगाते हैं, सर यहाँ प्लस था मैंने यहाँ प्लस लगा लिया। ओके, ऑब्जेक्टिव में यहाँ प्लस माइनस होते हैं सारे, ध्यान रखना आपने। तो 1/x dx डिवाइडेड बाय dt प्लस 1/y dy डिवाइडेड बाय dt। वेरी गुड, लाइन लिखाने वाला हूं। रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, स्मॉल चेंज इन टाइम है, उसके कॉफिशिएंट को डिवाइड करना, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाना और कॉफिशिएंट से डिवाइड करना, ये बातें लिखो। लो जी, कुछ फंडे कैसे रेट डिसअपियरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर बनेगा, लिख लो कैसे बनेगा। ठीक है जी, लो बच्चे कैसे बनेगा, ठीक है। ओके, फंडा नोट करो, फंडा, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाना है, प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव लगाना है, प्रोडक्ट पॉजिटिव, ठीक है, समझ लो। और जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं, मतलब मोल, ठीक है, से डिवाइड करना है, बस ये फंडा बन गया। रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाना है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। ओके, रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाना, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, और चाहे हो रिएक्टेंट चाहे हो प्रोडक्ट, उसके कॉफिशिएंट को डिवाइड कर देना है। क्यों करना डिवाइड? ताकि बराबर हो। मैंने कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल लिस्ट किए हुए हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल मैं आपको लिखवाता हूँ और आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, ये सारे ग्राफ्स खत्म है, इनका कोई काम नहीं है। जिन बच्चों ने ये ग्राफ्स नोट नहीं किए हुए ये उतार लेना। ये फंडे हैं सारे, दिस फंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में चलेगा, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन सारे डालने वाला हूँ। तो चलो जी, हम लोग ये आज का जो फंडा है हमारा, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं अभी। चलो जी, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, इक्वेशंस में काफी सारी लिखूंगा और बीच बीच में 2-2 4-4 करवा दूंगा और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, N2 प्लस O2 बना 2NO, N2 प्लस O2 बना 2NO।
हमने क्या करना है, यहाँ पर रेट लिख देना माइनस, ठीक है, डी N2 डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस DO2 डिवाइडेड बाई डी टी प्लस 1/2 डी NO डिवाइडेड बाई डी टी। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, नो इशू। सेकंड क्वेश्चन, N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया है। चलो जी लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। यहां पर लिखने के लिए जगह छोड़ लो। 2SO2 प्लस O2 ये बनाएगा 2SO3, लिख लेना। ये मुझे अभी लिख के दिखाओ, चलो शाबाश, चेक करता हूं। ये मुझे अभी लिख के दिखाओ, ये लिख लेना, कोई बात नहीं है, कोई क्वेश्चन उतार लो, लिख लेना, ठीक है। वो मैंने पहला लिख के दिखा दिया आपको, ताकि हम लोग पहले इक्वेशंस वो सारी जो हमने इस चैप्टर में यूज करनी है वो एक बार लिख लें, और उसके बाद न्यूमेरिकल तो देखो करना ही करना, जितना भी हम लोग ये सब एफर्ट्स कर रहे हैं, इसका जो हमारा टारगेट है वो न्यूमेरिकल्स करना है। और तो देखो केमिस्ट्री में सब्जेक्टों को इंटरेस्टिंग बनाना मीन्स न्यूमेरिकल डालते रहो, ठीक है, ओके। चौथा 2HI है, H2 प्लस I2 है, लिखना भी है, रेट लिखेंगे -1/2 डी स्मॉल चेंज HI की कंसंट्रेशन, नीचे dt प्लस लिखना हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, फिर आगे प्लस आयोडीन की। और एक ध्यान रखा करो, बहुत बार इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। ये तो चलो बैलेंस है, ये भी बैलेंस ही है, ये भी बैलेंस है, बहुत बार बैलेंस नहीं होती। तो इधर डी डिफरेंशियल फॉर्म स्मॉल चेंज इन, ये डी टी, ठीक हो गया। पांचवी, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, रटना तो चलो क्या है, पेपर में दी होती है। ये है Br माइनस, एक्वस है, BrO3 माइनस, यहां पर H प्लस, और ये है 3Br2, आगे है इसके H2O। वैसे ना ये रिडॉक्स के अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लेना आराम से। यहाँ पर 5 आएगा, ये आपको याद होगा, हमने रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसी रिएक्शंस को डिस्प्रपोर्शनेशन के अकॉर्डिंगली बैलेंस भी किया था। जैसे ये -1 है, ये वाला +5 है, ये वाला 0 है, -1 वाला भी 0 में चेंज हो रहा है, +5 वाला भी 0 चेंज हो रहा है। ये डिस्प्रपोर्शन का उल्ट होता है, को-प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पर इन्होंने बेसिकली ये देखो सामने मैंने कर दिया, ये देखो यहाँ 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस 3Br2, ये इक्वेशन है, ये इसका दिया हुआ है, क्योंकि ये इक्वेशन इसीलिए लिखवा रहा हूँ, इनके आगे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है। लो जी, इसको पक्का लिखना है, लिखो जी, रेट इज इक्वल टू -1/5 डी Br माइनस डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, फिर माइनस डी BrO3 माइनस डिवाइड बाई डी टी। पता लग गया 5 क्यों आया, इसलिए आया। फिर आगे माइनस और 1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाई डी टी, सही है ना, इक्वल टू, अब सारा प्लस क्योंकि यहां से आ गया ना, तो 1/3 डी Br2 डिवाइड बाई डी टी प्लस नहीं, इक्वल के बाद प्लस, होगी ना गलती,
फिर 1/3 वाटर एंड वीटी। ये लो, तो हमने एक चीज सीखी। क्या सीखी? रिएक्टेंट पे माइनस लगाना है, प्रोडक्ट पे प्लस लगाना, कोएफिशिएंट को डिवाइड करना। मेरे साथ बोलो, रिएक्टेंट पे माइनस लगाना है, सही है, माइनस लगाना है, प्रोडक्ट पे प्लस लगाना है क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है, और कोएफिशिएंट चाहे किसी का भी हो हमने डिवाइड करना। उससे क्या होगा, साहब सबके रेट बराबर हो जाएंगे, इक्वल 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 इक्वल, सबके बराबर। गुड, ठीक हो गया। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, उस न्यूमेरिकल को करेंगे। यस, करेंगे, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल को। तो जी इधर न्यूमेरिकल लिखेंगे, वहां सॉल्यूशन करेंगे। लो बच्चे, इधर न्यूमेरिकल, उधर सॉल्यूशन, ठीक है। लो बच्चे, न्यूमेरिकल लिखते हैं। बिना न्यूमेरिकल के फिजिकल केमिस्ट्री नहीं चलती, ठीक है। तो लिखता हूं, एक रिएक्शन है 2x y प्लस 3z में चेंज हुई, गैसेस है गैसेस है गैसेस है, ये रिएक्टेंट नोट कर लो, इक्वेशन दी होती है। इसमें लिखो, जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल है ऑफ x टेकन आर, ये हमने 0.08 जीरो नहीं 0.8, हमने 0.8 ले लिए, ठीक है, मोल इन 1.0 लीटर, लिख लो, लीटर फ्लास्क। अब लिखो आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ x लेफ्ट आर, ये कितने हैं, 0.4 मोल बचे, कितने बचे, ठीक है। नीचे लिखो, फाइंड द रेट ऑफ ए disappearance of x, b rate of appearance of y and z। ये है हमारे दो क्वेश्चन, ये दो। लो बच्चे, न्यूमेरिकल लिख दिया, सॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल लिख दिया, सॉल्व करते हैं सॉल्व। अभी न्यूमेरिकल लिख दिया, सॉल्व करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यस, सोच लिया, न्यूमेरिकल लिख दिया हमने, सॉल्व करते हैं। चलो जी, सॉल्यूशन ट्राई करोगे। कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है, रिएक्टेंट पे माइनस लगाना है, ठीक। रेट इज इक्वल टू -1/2 dx डिवाइडेड, ये 2 से डिवाइड किया, प्लस y डिवाइडेड बाई dt प्लस 1/3 z डिवाइडेड बाई dt। लिख लिया हमने। हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, ओ एक चीज गिवन है, देखते हैं क्या गिवन है। शुरू में लिए थे इतने मोल, वो तो मोल क्वालिटी बन गया, टाइम है इतना, बाद में रह गए इतने, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं, -dx डिवाइडेड बाई dt, माइनस लगाया, ब्रैकेट लिखा, फाइनल 0.4 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 10 माइनस -0.4 डिवाइड बाई 10, ये प्लस हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, समझ आ गया।
दिस इज 4 इंटू 10 माइनस 2। ये प्रूव कर लेना, ये वाला इसके आधा होगा क्योंकि ये 2 है, और इसको सॉल्व करना है तो 2 नीचे जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर यहां से शुरू हुआ है, यहां से क्वेश्चन का आंसर इधर से शुरू हुआ है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ये चीज पता है, हमें पता है, देखिए हमने डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी निकालना, हमने निकालना ही है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स निकाल लिया, अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई और जेड निकालना, मतलब एक्चुअली मैं एक मिनट बता दूं, मैंने ए निकाल लिया, मैंने बी निकालना, सॉरी बी निकालना, बी का पहला पार्ट, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई है, अपीयरेंस ऑफ वाई निकालना है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, जो dx बाई dt का हाफ ही करूंगा मैं तो। चलो जी, 1/2 ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 2 इंटू -2 मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा। ओके, क्योंकि ये वाला क्या है, ये वाला ये है, और ये वाला क्या है, ये वाला ये है। समझ आ गया? मुझे ये निकालना है, तो जो हमें देखा उसका हाफ करेंगे हम लोग, इसका डी जेड डिवाइडेड बाई डी टी, अपीयरेंस अपीयरेंस प्लस है ना। ओके, मुझे ये निकालना है, तो इसका सीधा तरीका है कि जो मेरे पास ये वाला है, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये 3/2 कर दूंगा, ऐसा कर देता हूँ, और वेरी सिंपल, 3/2 माइनस लगा के, और डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, यहाँ पर 3/2 इंटू, ध्यान रखना इंक्लूडिंग माइनस, यहाँ माइनस है, ऐसे पूरा कंप्लीट माइनस की वैल्यू है ये वाली, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4 इंटू 10⁻⁻², ये देखो 2 से कट गया, ये 6 आ गया, 6 इंटू 10⁻², बताओ क्या लिखूं, मोल पर लीटर पर सेकंड। अंडरस्टैंड? लो जी, हमारे आज के इस टॉपिक का ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस और उसको इक्वल करने वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मैं शुरू करने वाला हूँ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर अफेक्टिंग और रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी जितने भी फैक्टर्स है पहले उनकी लिस्ट बना लें, लिस्ट बना लें। ठीक है, इनके फैक्टर्स की लिस्ट बना लें और उनको हम लोग शुरू कर लेंगे, और उसके बाद हम इनको, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे आगे। देखो फैक्टर्स 6 हैं, इस लेक्चर में तो हम खत्म नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 6 फैक्टर इट विल टेक 1 आवर, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। लेकिन एक काम जरूर कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से फैक्टर स्टडी करने हैं। ओके, लिखो, वैसे लिखो, फैक्टर्स affecting rate of reaction। मोस्टली जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिंबॉलिकली उसको हम ऐसे लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और ये ध्यान रखो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिया जाता है ऑलवेज। पूरे इस टॉपिक में मैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिखूंगा। लिखो जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, 2 नेचर ऑफ रिएक्टेंट, 3 टेम्परेचर, 4 कैटालिस्ट, 5 सरफेस एरिया, लास्ट रेडिएशंस। ठीक है, लो जी, मुझे जो फैक्टर्स हैं वो इधर लिखने हैं और बस एक बार लिस्ट बनानी है। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लो, एक ध्यान रखता हूं, नेक्स्ट क्लास से पहले
लॉ ऑफ मास एक्शन यूनिट नंबर 7+1 का रिवाइज करके आना। ये पहला फैक्टर है। दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसमें आप लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं एंड उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये रिवाइज करके आनी है। तीसरा टेम्परेचर T। इसमें आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर का रिलेशन कहीं भी आपको +1 में मिलता हो दिमाग लगा के आना पहले, ये आपको स्टेटसोमीटर मिलेगा। कैटलिस्ट बहुत बार सुना हुआ है, कैटलिस्ट, ठीक है, ऐड करना, कैटलिस्ट का रोल क्या है, ठीक है। इसका आपने दिमाग में पहले लेके आना कि मैंने +1 में आपको कितनी बार कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकल कैटलिस्ट, प्लेटिनम कैटलिस्ट, क्रोमियम ऑक्साइड के कैटलिस्ट, बार बार यार 20 बार तो मैंने ऐड किया। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में कैटलिस्ट, एस ब्लॉक एलिमेंट में जो कैटलिस्ट ऐड करते हैं, पी ब्लॉक की प्रिपरेशन में कैटलिस्ट, मतलब यू हैव टू रिवाइज, फाइंड आउट इसका क्या रोल है। सरफेस एरिया, ठीक है। छोटा सा आपको एक काम देता हूं, ये क्यूब है, इसकी साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर है। इसका आपने सरफेस एरिया निकाल के लेके आना, ठीक है। एक क्यूब है अपने पास, सरफेस एरिया दिमाग लगाना। फिर मैंने इसको डिवाइड करके छोटे क्यूब बना दिए, छोटे क्यूब, हर एक की साइड है 1 सेंटीमीटर, 8 है ना, इसके 8 बनेंगे, मतलब अगर आप यहाँ से काटोगे ऐसे काटोगे तो ये 8 बनेंगे, ऐसे 8 बनेंगे, एक के 8 बनेंगे। इसका आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल के लेके आना, तो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और फिर लास्ट क्या है, लास्ट है इसमें प्रेजेंस होना। क्या प्रेजेंस होना? रेडिएशन। बहुत कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो रेडिएशन से होती हैं, सनलाइट से होती हैं, फोटोसिंथेसिस है, हैलोजिनेशन है। इसमें आप लोगों ने क्या करके लेके आना, एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एनर्जी वर्सेस लैम्डा का फॉर्मूला निकाल के, और जो वो फोटोन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ के आना। चलो जी, देखिए मैंने अभी आज कुछ भी ऐसा ये टॉपिक शुरू नहीं किया, बट मैंने आपको ये बताया कि हम लोग लेक्चर नंबर 3 में ये चीज़ें करने वाले हैं, और पहले ही मेंटली प्रिपेयर होके आना। और जो जो मैंने बातें आपको दी हैं कि जो जो चीज़ें तुम लोगों ने इनमें रिवीजन करके आनी है, और पहले ही एडवांस में करके आना, क्योंकि मैंने लेने एग्जाम्पल इनके, और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है तो हमने एग्जाम्पल लेके इसको कवर करना। तो हमने क्या शुरू किया आज, फैक्टर्स। कितने फैक्टर हैं बोलिए? देयर आर 6 फैक्टर्स। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। और ये चैप्टर केमिकल किनेटिक्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री वैसे इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं बोलता, बच्चे बोलते हैं। बाकी हम तो लगे हुए हैं पढ़ाने में, आप पढ़ने में लगे हुए हैं। और ये ध्यान रखना, ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें जितना स्टूडेंट अपने आप को डिसिप्लिन रखता है, खुद को, मतलब टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, और लेक्चर ही सुनना, सिर्फ ये इसका मतलब लेक्चर ही सुनना, और कुछ भी फालतू नहीं। लेक्चर सुन के नोट्स बनाने, ये मत सोचो कि सर ऊपर बैठे हैं, ऊपर देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं। नो, दे आर बिजी इन देयर जॉब, आई एम ऑल्सो वेरी बिजी।
तो राजे, आई होप कि तुम लोग ऑनेस्ट हो, डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, ठीक है। तो हमने बहुत आगे बढ़ना है, सब्जेक्ट को एंजॉय करना, सिर्फ इसी को ही नहीं, केमिस्ट्री को भी, फिजिक्स को भी, बायो को भी, या जो आपने मैथ रखा उसको भी। अभी कल परसों मुझे फ़ोन आए, सुपर साइंस वाले बहुत बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सब कर लेंगे। तो मतलब आई थिंक दे हैव द सम अदर प्लान इन देयर लाइफ आगे बहुत एडवांस है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस एंड गुड रिस्पॉन्स एंड गुड सजेशंस। आई ऑलवेज टीच विद योर एनर्जी विच यू प्रोवाइड मी विद इन टर्म्स ऑफ सजेशंस, ठीक है। तो अपनी फोटोन ऐप जो है उस पर जल्दी से जल्दी रजिस्टर हो जाओ, देन यू विल enjoy the world of chemistry in the photon app. We are in future giving so many things complementary in the photon app, and I think इन दिनों में जो फोटोन ऐप के बाद चल रहे हैं, बच्चे ट्रायल चल रहे हैं, सारी बहुत धड़ ज्वाइन किए जा रहे हैं, तो उसको उनको पता है कि सर इस फोटोन ऐप में कितना कुछ देने वाले हैं। तो ओके, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।